नमस्कार। आज के इस विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण में हम खाद्य माइक्रोग्रीन्स की पोस्ट हार्वेस्ट बायोलॉजी यानी कटाई के बाद उनके भंडारण के व्यवहार, गुणवत्ता संरक्षण और शेल्फ लाइफ के अनुकूलन को समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा प्रेजेंटेशन पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है, जो प्रयोगशाला से प्राप्त डेटा पर केंद्रित है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले उस आधारभूत रिसर्च को स्थापित करना आवश्यक है जिस पर यह डेटा आधारित है। हम अक्टूबर 2012 में प्रकाशित एक पीयर रिव्यूड स्टडी का संदर्भ ले रहे हैं। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और USDA-RS के प्रमुख शोधकर्ता ज़ेन ले जियाओ द्वारा किया गया ये अध्ययन इस क्षेत्र में एक प्रामाणिक आधार माना जाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। पहला, माइक्रोग्रीन पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंज। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी। तीसरा, थर्मल स्टोरेज डेटा। चौथा, MAP डायनामिक्स। और अंत में साइंटिफिक सिंथेसिस। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, द माइक्रोग्रीन पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंज। किसी भी वैज्ञानिक समाधान तक पहुंचने से पहले उस मुख्य जैविक बाधा को समझना जरूरी है जिसे पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिस्ट ने पहचाना है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट जैविक विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो माइक्रोग्रीन्स में परिपक्व पौधों की तुलना में 4 से 40 गुना अधिक न्यूट्रिशनल डेंसिटी होती है, लेकिन दूसरी ओर इनके ऊतक यानी टिश्यूज इतने नाजुक होते हैं कि कटाई के बाद इनकी बेसलाइन शेल्फ लाइफ महज 2 से 3 दिन की ही रह जाती है। खाद्य विज्ञान के नजरिए से ये एक गंभीर चुनौती है। इस तेजी से होने वाले क्षरण के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनकी उच्च श्वसन दर या हाई रेस्पिरेशन रेट। परिपक्व सब्जियों के मुकाबले हार्वेस्टिंग के बाद इन छोटे पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज होती है। अगर तुरंत कोई वैज्ञानिक हस्तक्षेप न किया जाए तो इस तेज चयापचय के कारण नाइट्रोजन और अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का तेजी से नुकसान होता है, जिससे ऊतक डैमेज होने लगते हैं। और यही प्राकृतिक पतन हमें दूसरे खंड की ओर ले जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी और पैरामीटर्स। इस तेज शारीरिक गिरावट को रोकने के लिए प्रयोगशाला में किन सटीक प्रक्रियाओं को अपनाया गया, आइए उसे देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क में विभिन्न प्रिजर्वेशन तकनीकों की प्रभावशीलता जांचने के लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हार्वेस्ट मापदंडों को ट्रैक किया गया। पहला, ऊतकों के क्षरण का विश्लेषण। दूसरा, विजुअल क्वालिटी की स्कोरिंग। तीसरा, हेडस्पेस गैस कंपोजिशन की मॉनिटरिंग, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर शामिल हैं। और चौथा, वजन में आने वाली कमी को मापना। ये पूरी तरह से एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है। प्राप्त डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कटाई के तुरंत बाद प्री कूलिंग यानी तापमान को तेजी से कम करना एक अनिवार्य कदम है। लंबे समय तक स्टोरेज का मूल्यांकन करने से पहले ये पहला और सबसे जरूरी इंटरवेंशन है ताकि नाइट्रोजन के नुकसान को तुरंत रोका जा सके। अब देखते हैं कि ये थर्मल कंट्रोल वास्तविक परिणाम कैसे देता है। हमारा तीसरा खंड, थर्मल स्टोरेज डेटा एनालिसिस। ये हिस्सा पूरी तरह से तापमान और कोशिका अखंडता पर पड़ने वाले इसके सीधे प्रभाव पर केंद्रित है। ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स गिरावट की दरों में एक भारी अंतर प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ऊतकों का संरक्षण सबसे बेहतर होता है। वहीं इसके विपरीत 10 और 20 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊंचे तापमान पर ऊतकों का टूटना बहुत तेजी से होता है। स्पष्ट है कि उच्च तापमान मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन को तुरंत बढ़ा देता है। 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहे, यह सिर्फ एक सामान्य संख्या नहीं है। निरंतर स्टोरेज वातावरण को इस थर्मल लिमिट से सख्ती से नीचे बनाए रखना एक मूलभूत आवश्यकता है। सेल्यूलर कोलैप्स को धीमा करने के लिए इस तापमान को मेंटेन करना सबसे प्राथमिक वैज्ञानिक शर्त है। अब आते हैं खंड 4 पर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग डायनेमिक्स। एक बार जब तापमान नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो रेस्पिरेशन को और अधिक बारीकी से नियंत्रित करने के लिए गैस परमिएबल फिल्म तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग या MAP विशिष्ट पारगम्यता वाली फिल्मों का उपयोग करती है। इसका काम एक सीलबंद वातावरण के भीतर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना है। ये मूल रूप से एक इंजीनियर की गई बाधा है जो जैविक सामग्री के चारों ओर एक अत्यंत नियंत्रित माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार करती है। प्रयोगशाला के मापों ने इष्टतम गैस संतुलन के लिए कुछ बेहद सटीक पैरामीटर्स की पुष्टि की है।
ऑक्सीजन को सख्ती से 1 से 2 किलो पास्कल के बीच और कार्बन डाइऑक्साइड को 5 से 10 किलो पास्कल के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। हेडस्पेस गैस को इन सटीक विनिर्देशों पर सेट करने से माइक्रोबियल ग्रोथ और अतिरिक्त श्वसन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दर्शाती है कि ये प्रिजर्वेशन तकनीकें एक साथ कैसे काम करती हैं। 0 दिन पर हार्वेस्टिंग होती है। बिना किसी वैज्ञानिक हस्तक्षेप के दिन 2 से 3 तक गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन जब सटीक थर्मल कंट्रोल को एमएपी तकनीक के साथ जोड़ा जाता है तो ऊतकों की शेल्फ लाइफ 14 दिनों तक बढ़ जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट। अंत में हम अपने 5वें और अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, कंक्लूडिंग साइंटिफिक सिंथेसिस, जहां हम इस पूरे डेटा सेट की समीक्षा करेंगे और इसके वाणिज्यिक एवं कृषि संबंधी महत्व को समझेंगे। इस शोध से कुछ प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं। पहला, 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का नियंत्रण अनिवार्य है। दूसरा, एमएपी तकनीक गैसों को डायनामिक तरीके से संतुलित करती है। और तीसरा, माइक्रोग्रीन्स की कमर्शियल सफलता पूरी तरह से हार्वेस्टिंग से लेकर कंजम्पशन तक इन्हीं सख्त लेबोरेटरी ग्रेड प्रोटोकॉल्स के पालन पर निर्भर करती है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक अहम सवाल सामने आता है। यदि पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक ही इन फसलों की कृषि योग्यता को तय करती है, तो भविष्य में और कौन से एटमॉस्फेरिक ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस फसलों के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को परिभाषित करेंगे। आगे चलकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का यही निरंतर विकास हमारी भविष्य की खाद्य प्रणालियों की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।